गुड मॉर्निंग एवरीवन। पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम केमिस्ट्री में सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है बहुलक। देखिए, बहुलक जो है उसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर जो है वह ग्रीक भाषा के दो शब्द, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्द पॉली और मर से मिलकर बना हुआ है। पॉली का मतलब होता है अनेक या बहुत सारी, और मर का मतलब होता है इकाइयाँ। तो पॉलीमर जो है या बहुलक जो है उसका निर्माण बहुत सारी या अनेक इकाइयों से मिलकर होता है। ये इकाइयाँ सामान्यतः संरचनात्मक रूप से समान होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें पॉलीथीन की, यह एक प्रकार का बहुलक है। पॉलीथीन जो है वह एथीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। एथीन की बहुत सारी इकाइयाँ जब मिलकर कोई संरचना बनाएंगी तो उसको हम लोग कहेंगे, माफ कीजिएगा, पॉलीथीन। ये है पॉलीथीन, ये है एथीन। ये है एकलक इकाई। क्या है ये? एकलक इकाई। इसकी बार बार जब पुनरावृत्ति हो रही है तो यह संरचना बन रही, और इसको हम लोग कह रहे हैं बहुलक। एकलक इकाई से बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग कहते हैं बहुलीकरण या बहुलकन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नायलॉन 6, ब्यूना एन, ब्यूना एस, टेफ्लॉन, पीवीसी, ग्लिप्टल, बेकेलाइट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं वर्गीकरण के बारे में। अगर बहुलक के वर्गीकरण की बात की जाए तो बहुलक का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वह है स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। अगर स्रोत के आधार पर वर्गीकरण की बात की जाए तो जो बहुलक हैं वो कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं प्राकृतिक बहुलक, दूसरे होते हैं संश्लेषित बहुलक, तीसरे होते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक वे होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति यानी कि या तो वो हमें पेड़ पौधों से मिलेंगे या हमें वो जीव जंतुओं से मिलेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। कपास, सेलुलोज, रबर, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स इसके मिलेंगे हमें। ठीक है। संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक वे हैं जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन। इसका एक और एग्जाम्पल है नायलॉन 6। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पॉलिएस्टर है, ग्लिप्टल है, बेकेलाइट है, टेफ्लॉन है, पीवीसी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक वे हैं जो हमें मिलते तो प्रकृति से हैं, लेकिन प्रयोगशाला में इनके गुणों में बढ़ोतरी की जाती है, गुणों में अपमार्जन किया जाता है। जैसे जो प्राकृतिक रबर होता है
उसका प्रत्यास्थ क्षमता कम होती है। जब उसको गंधक की उपस्थिति में गर्म कर लिया जाता है तो जो रबर प्राप्त होता है उससे हम लोग कहते हैं वल्कनीकृत रबर, और उसकी प्रत्यास्थता प्राकृतिक जो रबर है उससे बहुत ज़्यादा होती है। इसके और एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो वो हैं सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, इसके अलावा सेलाफेन है, लेदर है, ये भी अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं। तो पहला वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पर प्राकृतिक बहुलक, कपास, सेलुलोज, रबर आदि। संश्लेषित बहुलक पॉलीथीन, नायलॉन 6 आदि। अर्ध संश्लेषित बहुलक वल्कनीकृत रबर, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट आदि। दूसरा जो वर्गीकरण है वह है एकलक इकाई के आधार पर। एकलक इकाई के आधार पर अगर बहुलक के वर्गीकरण की बात की जाए तो बहुलक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक है समबहुलक और दूसरा है सहबहुलक, या इसी का नाम है विषम बहुलक। जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है कि समबहुलक वे बहुलक हैं जिनमें सारी की सारी एकलक इकाइयाँ एक समान होती हैं, और विषम बहुलक वे बहुलक हैं जिनमें एकलक इकाइयाँ जो है वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसमें बात करें पॉलीथीन, पॉलीथीन जो है वह एथीन के बहुलीकरण से प्राप्त होती है। तो पॉलीथीन बहुलक जो है, आपने इसका स्ट्रक्चर पहले भी देखा होगा, उसमें सारी की सारी जो एकलक इकाइयाँ हैं वो एक जैसी हैं। इसके और भी एग्जाम्पल है, पीवीसी इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल टेफ्लॉन है। ये सारे के सारे ऐसे बहुलक हैं जिनमें सारी की सारी एकलक इकाइयाँ एक जैसी होती हैं। सह बहुलक या विषम बहुलक वे हैं जिनमें जो एकलक इकाइयाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है। इसका एग्जाम्पल जो है वो ब्यूना एस। इसका एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे ब्यूना एन, नायलॉन 6 पॉलीएस्टर, ये सारे के सारे बहुलक हैं जो सह बहुलक या विषम बहुलक है। इसकी संरचना देखते हैं हम लोग। ब्यूना एन जो है वह बनता है ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन के बहुलीकरण से। यह है स्टाइरीन और यह है ब्यूटाडाइईन। जब इनका बहुलीकरण होगा सोडियम धातु की उपस्थिति में तो जो बहुलक हमें मिलेगा उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी, और इस बहुलक का नाम है ब्यूना एस। इसमें दो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ बहुलीकरण द्वारा बहुलक का निर्माण कर रही है। तो यह है विषम या सह बहुलक। तीसरा जो टाइप है वह है बहुलकन के आधार पर वर्गीकरण। यानी कि जब हम लोग बहुलक का निर्माण कर रहे हैं तो बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार संपन्न हो रही है, और इसमें जो बहुलक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह है योगात्मक बहुलक। योगात्मक बहुलक वे होते हैं जिनमें एक प्रकार की या
एक से अधिक प्रकार की असंतृप्त एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती हैं। इस दौरान किसी भी छोटे अणु जैसे एल्किल हैलाइड, जैसे जल, जैसे अल्कोहल के अणु का निष्कासन नहीं होता है। बहुलक के निर्माण के पश्चात बहुलक का जो अणुभार है वह एकलक इकाइयों के अणुभार का n गुना होता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें पॉलीथीन के बारे में, चलो हम लोग ये बात तो कर चुके हैं, हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यह है वाइनिल क्लोराइड। जब इसका बहुलीकरण होगा, n इकाइयाँ इसकी आपस में मिलेंगी, तो जो बहुलक बनेगा उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। इसको हम लोग बोलते हैं PVC, पॉली वाइनिल क्लोराइड, और इस एकलक इकाई का नाम है वाइनिल क्लोराइड। देखिए, ये जो एकलक इकाई है वो असंतृप्त है। असंतृप्त का मतलब है या तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब बहुलक बन रहा है तो n एकलक इकाइयाँ इसमें काम आ रही हैं। किसी भी प्रकार के छोटे अणु जैसे जल, जैसे अमोनिया, जैसे एल्किल हैलाइड आदि का निष्कासन नहीं होता है। एल्किल हैलाइड के स्थान पर सामान्यतः हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन होता है, माफ़ कीजिएगा। अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसे हम लोग श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहते हैं, क्योंकि हर बार एक नई श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाती है। इसका एक और एग्जांपल देखें तो ब्यूनाइन, ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन जब मिल रहे हैं, दोनों असंतृप्त एकलक इकाइयाँ हैं, और जब बहुलक का निर्माण हो रहा है तो किसी भी छोटे अणु जैसे हम लोग बात करें, माफ़ कीजिएगा, HX, ROH, NH3 आदि का निष्कासन नहीं होता है। इसका जो दूसरा वर्गीकरण है वह है, उसको हम लोग पढ़ते हैं संघनन बहुलक। संघनन बहुलक वे होते हैं जिनमें जो एकलक इकाइयाँ होती हैं वो या तो द्विक्रियात्मक समूह युक्त होती हैं या फिर वो त्रिक्रियात्मक समूह युक्त होती है। जब बहुलक का निर्माण हो रहा होता है तो जो छोटे अणु हैं जैसे HX, ROH, NH3 आदि का निष्कासन वहाँ से होता है। अगर इनका निष्कासन हो गया तो बहुलक बनने के बाद जो अणुभार है बहुलक का वह एकलक इकाइयों के n गुना से कम होता है, उसके बराबर नहीं होता है। हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 ऐसा बहुलक है जिसकी एकलक इकाइयाँ होती हैं एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथाइलिन डाईएमीन। देखिएगा, यह है हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन। जब इसके n अणु मिलेंगे किससे? एडिपिक अम्ल से। एडिपिक अम्ल जो है वह है यह, इसकी n इकाइयाँ, इसका नाम हो गया एडिपिक अम्ल। जब ये आपस में मिलेंगे तो देखो यहाँ से जब आपस में ये बंध बनाएंगे तो जल के अणु का निष्कासन होगा। तो यहाँ से n अणु किसके निकले? जल के। और जो बहुलक बना वह इस प्रकार है NHCH2 का होल 6 N
HC डबल बॉन्ड O CH2 का होल फॉर OH। माफ कीजिएगा, ये C डबल बॉन्ड O OH। ये जो बहुलक है इसका नाम है नायलॉन 6,6। ये जो बहुलक है इस पे देखो दो अलग अलग एकलक इकाइयाँ, यानी कि यह एक विषम बहुलक का उदाहरण है। और इसमें जब बहुलीकरण हो रहा है तो छोटे अणु, चाहे वह अल्कोहल हो, चाहे वह जल हो, चाहे वह H2O हो, चाहे वह अमोनिया हो, इनका क्या होता है, निष्कासन होता है। तो निष्कासन होने के दौरान इनमें से छोटे अणु, चाहे कुछ भी हो बट इसका कुछ अणुभार तो है, तो इनके निष्कासन होने से बहुलक का जो अणुभार है वो एकलक इकाइयों के अणुभार के n गुना से कम होता है। इसमें श्रृंखला में लगातार वृद्धि नहीं होती है, एक एक पद करके बढ़ता जाता है। इसके लिए इसे हम लोग पद वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलक और इसे हम लोग कहते हैं पद वृद्धि बहुलक। ठीक है, बहुलक के हम लोगों ने आज 3 वर्गीकरण पढ़े, स्रोत के आधार पर, एकलक इकाई के आधार पर और बहुलक के आधार पर। इसके अलावा 3 और वर्गीकरण हैं जो हम लोग अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।